नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, हीरे की पहचान पार्ट 3। सुनकर मैंने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, किसी ज़रूरतमंद आदमी की मदद करना भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। इसके सामने इज्जत, यश, सम्मान बहुत छोटी चीज़ें हैं। इसलिए मैं जानबूझकर कृतवर्मा से कुश्ती का मुकाबला हार गया। ओह, बहुत मूर्ख हो तुम तो। अपनी मूर्खता से तुमने हरिणपुर वालों के सामने हमारी नाक नीची की है। इसकी सजा हम तुम्हें अवश्य देंगे, कहकर त्रिभुवन सिंह ने ताली बजाते हुए कहा, कोई है? अगले ही पल 2 सैनिक कक्ष में आए। आज्ञा महाराज। सैनिकों, इस मूर्ख करण सिंह को ले जाकर कारागार में डाल दो। कल सुबह इसी सरेआम फांसी दी जाएगी। त्रिभुवन सिंह का आदेश पा सैनिक मुझे पकड़कर कारागार की ओर ले चले। किसी ने सच ही कहा है, मूर्ख की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। लगता है कल सुबह फांसी पर चढ़ना ही होगा। सैनिकों ने मुझे ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। वाहरी किस्मत, मैं चला था राजा त्रिभुवन सिंह को सुधारने और आ पहुंचा यहाँ। उसी रात को जब सब लोग सो गए तो राजमाता गायत्री देवी कारागार में मेरे पास आई। करण सिंह, हमें खेद है कि हमारे नालायक बेटे ने तुम्हें कारागार में बंद कर दिया है और कल सुबह फांसी पर चढ़ाने वाला है। राजमाता, दुखी न हो, शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा होगा। नहीं करण सिंह, नहीं, मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगी। करण सिंह, मैं तुम्हें इस कारागार से मुक्त करने इस समय यहाँ आई हूँ। राजमाता। करण सिंह, मैं ठीक कह रही हूँ। तुम जैसे अनमोल हीरे की इस राजमहल में कोई कद्र नहीं हुई। हमारा आदेश है कि तुम इसी समय कारागार से निकलकर इस राज्य से दूर कहीं चले जाओ, ताकि तुम कल सुबह फांसी लटकने से बच सको। राजमाता, मुझे कारागार में न पाकर राजा त्रिभुवन सिंह का क्रोध भड़क उठेगा। वे पहरेदार को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसकी चिंता तुम न करो करण सिंह, राजा त्रिभुवन को मैं संभाल लूंगी। जैसी आपकी आज्ञा राजमाता। नरसिंह देव को इतनी बात बताने के पश्चात करण सिंह ने आगे कहा, महाराज, राजमाता के सहयोग से मैं उस रात को कारागार से निकलकर भाग आया। तब घोड़े पर लंबा सफर तय करके मैं आपके राज्य में पहुंचा हूँ। ओह, तो यह तुम्हारी त्रिभुवनपुर से पलायन की कहानी है। कुछ सोचकर वे करण सिंह से बोले, करण सिंह, यह राजा त्रिभुवन सिंह का दुर्भाग्य ही था कि वह तुम जैसे हीरे की कदर न कर सका। आज से हम तुम्हें अपना राजकीय सलाहकार बनाते हैं। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? महाराज, ऐतराज कैसा? यह तो मेरा परम सौभाग्य है। अब करण नरसिंह देव का राजकीय सलाहकार बनकर कंचन प्रदेश में रहने लगा। त्रिभुवन को इसका पता लगा तो वह क्रोध से पागल हो उठा। कंचन प्रदेश के राजा नरसिंह देव की इतनी मजाल, हमारे कारागार से भागे कैदी को शरण दी है उसने। हम उसे इस बात का मजा अवश्य चखाएंगे। उसी दिन कंचन प्रदेश पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सेना के साथ उसने त्रिभुवनपुर से कूच कर दिया। कंचन प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर उसकी सेना ने पड़ाव डाल दिया। तब त्रिभुवन सिंह ने दूत को आदेश दिया, दूत, तुम इस समय हमारा यह पत्र लेकर राजा नरसिंह देव के पास जाओ और उनसे हमारे इस पत्र का उत्तर लाओ। जो आज्ञा महाराज। दूत पत्र लेकर खेमे से बाहर निकल गया। शीघ्र ही वह राजा नरसिंह देव के दरबार में जा पहुंचा। राजन, हमारे राजा त्रिभुवन सिंह ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। दूत से पत्र लेकर नरसिंह देव उसे पढ़ने लगा। राजा नरसिंह देव, मेरी सेना तुम्हारे राज्य की सीमा पर पड़ाव डाले बैठी है। भगोड़े करण सिंह को हमारे हवाले कर दो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा त्रिभुवन सिंह। पत्र पढ़कर नरसिंह देव का क्रोध भड़क उठा। वह दूत से बोला, तुम दूत हो, इसलिए मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। जाओ, अपने राजा से कह दो कि नरसिंह देव की शरण में जो एक बार आता है उसे यम के दूत भी नहीं ले जा सकते हैं। फिर त्रिभुवन सिंह तो एक मामूली राजा है। अपने राजा से यह कह देना कि इसका फैसला अब युद्ध से ही होगा। सुनकर दूत गर्दन झुकाए दरबार से निकल गया। जब वह वापस त्रिभुवन सिंह के पास पहुंचा तो रात घिर आई थी। क्या सूचना लाए दूत? महाराज, अच्छी नहीं है। दूत ने नरसिंह देव की कही हुई बातें त्रिभुवन सिंह को बताई। सुनकर त्रिभुवन सिंह गुस्से से उभर पड़ा। लगता है नरसिंह देव बेमौत मरना चाहता है। कल सुबह होते ही मैं उसके राज्य पर हमला बोल दूंगा। इधर कंचन प्रदेश के महल में राजा नरसिंह देव करण सिंह से मंत्रणा कर रहा था। करण सिंह जी, राजा त्रिभुवन सिंह कंचन प्रदेश पर चढ़ाई करने के लिए
कंचन प्रदेश की सीमा पर डेरा डाले पड़ा है। तुम ऐसी कोई सलाह दो जिससे त्रिभुवन सिंह को मुंह की खानी पड़े। सुनकर कर्ण सिंह सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर वह नरसिंह देव से बोला, महाराज, त्रिभुवन सिंह अपनी सेना सहित इस समय गहरी नींद सोया पड़ा हुआ होगा। यदि इस समय अपनी सेना के साथ उस पर धावा बोला जाए तो बाजी हम जीत सकते हैं। ठीक है, हम अभी सेना को कंचन प्रदेश की सीमा की ओर कूच करने का आदेश देते हैं। कुछ देर बाद ही नरसिंह देव अपनी सेना के साथ अपने राज्य की सीमा की ओर जा रहा था। त्रिभुवन सिंह को तनिक भी इस बात का गुमान नहीं होगा कि रात्रि के इस प्रहर पर हम उसकी सेना पर इस प्रकार धावा बोलेंगे। शीघ्र ही वे लोग उस स्थान पर पहुंच गए जहां त्रिभुवन सिंह अपनी सेना के साथ डेरा डाले पड़ा था। वहां पहुंचते ही नरसिंह देव ने सेना को आदेश दिया, सैनिकों, शत्रु की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ो। अगले ही पल हर हर महादेव। शीघ्र ही वहां भयंकर मारकाट मच गई। हाय, मर गया। नरसिंह देव के सैनिक तंबुओं में सोए हुए त्रिभुवन सिंह के सैनिकों को बाहर निकाल कर मौत के घाट उतारने लगे। शोर शराबा सुनकर त्रिभुवन सिंह की नींद टूटी। यह कैसा शोर शराबा है? क्या बात है? हैरत में डूबा वह तंबू से बाहर आया। यहाँ तो भयंकर मारकाट मची है। क्या हमारे सैनिक ही आपस में लड़ रहे हैं? त्रिभुवन सिंह हैरान सा खड़ा हुआ अभी यह सोच ही रहा था कि नरसिंह देव अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। राजा नरसिंह देव, तुम? हाँ, मैं त्रिभुवन सिंह, मैं तुम्हें बंदी बनाने आया हूँ। नरसिंह देव के इशारे पर उसके सैनिकों ने त्रिभुवन सिंह को पकड़ लिया। सैनिकों, इस मगरूर व मूर्ख राजा को पकड़कर कंचन प्रदेश ले चलो। कैदी बनाकर त्रिभुवन सिंह को कंचन प्रदेश लाया गया। अब बताओ त्रिभुवन सिंह कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। सुनकर अपमान की ज्वाला में जलते हुए त्रिभुवन सिंह ने गर्दन झुका ली। तब नरसिंह देव ने उससे फिर कहा, त्रिभुवन सिंह, तुम्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुमने राजमंत्र नहीं जानते हो? राजमंत्र? कैसा राजमंत्र? आओ, हम तुम्हें राजमंत्र के बारे में बताते हैं। नरसिंह देव उसे लेकर राजकक्ष के बाहर पहुंचे। वहां पहुंचकर, त्रिभुवन सिंह, इस कक्ष में पत्थर की 4 मूर्तियां रखी हुई हैं। जाओ, कक्ष में जाकर उनसे राजमंत्र की शिक्षा लो। त्रिभुवन सिंह हैरान सा कक्ष में घुसा। पत्थर की मूर्तियां राजमंत्र की शिक्षा देंगी? कहीं नरसिंह देव का दिमाग तो नहीं फिर गया है? अंदर पत्थर की 4 मूर्तियां रखी थी। अब इन बेजान पत्थर की मूर्तियों से राजमंत्र की शिक्षा कैसे लूं? त्रिभुवन सिंह हैरान परेशान सा पत्थर की मूर्तियों की ओर देखता रहा। जब उसकी कुछ समझ में नहीं आया तो कक्ष से बाहर आ गया। त्रिभुवन सिंह, मूर्तियों से राजमंत्र की शिक्षा ले ली? राजन, यह ठीक है कि इस समय मैं आपका कैदी हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि आप मुझसे इस प्रकार का छिछला मजाक करें। कहीं पत्थर की मूर्तियां भी राजमंत्र की शिक्षा दे सकती हैं? त्रिभुवन सिंह, करण सिंह जी ठीक ही कहते थे कि तुम मूर्ख हो। सुनो, पहली मूर्ति के हाथ में तुमने एक अन्न से भरा बर्तन देखा होगा। पहली मूर्ति इस बात को दर्शाती है कि प्रजा का पालन पोषण करना राजा का कर्तव्य होता है। यदि प्रजा भूखी हो तो एक न एक दिन वह विद्रोह अवश्य करेगी। इसलिए राजा को चाहिए कि वह प्रजा का पुत्रवत पालन करे। अब दूसरी मूर्ति क्या दर्शाती है यह जान लो। दूसरी मूर्ति के हाथ में सफ़ेद टोपी है। वह हमें बताती है कि राजा को नगर वासियों का आदर करना चाहिए। टोपी इज्जत की प्रतीक है। जिस राज्य में बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं, बुद्धिमानों का सम्मान नहीं, नारी के मान की रक्षा नहीं, वह राज्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। तीसरी मूर्ति के हाथ में एक धार्मिक पुस्तक है। वह कहती है कि राजा को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यदि राजा धार्मिक नहीं होगा तो प्रजा भी धर्म से विमुख हो जाएगी। चौथी मूर्ति के हाथ में एक तलवार है और दूसरे हाथ में तराजू है। इसका अर्थ राजा को न्याय के अनुसार ही दंड देना चाहिए। यदि राजा अन्यायी होगा तो एक दिन उसका विनाश अवश्य हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने चारों मूर्तियों द्वारा दर्शाई बातों पर अमल करके अपना राजकाज चलाया? क्या निरपराध कर्ण सिंह को तुमने सही सजा दी थी? सुनकर त्रिभुवन सिंह ने गर्दन झुका ली। अब नरसिंह देव ने पुनः उससे कहा, ये चारों मूर्तियां बहुत समय से मेरे पास थी, लेकिन मैं इन मूर्तियों का मतलब नहीं समझता था। एक दिन जब करण सिंह की दृष्टि इन मूर्तियों पर पड़ी तो उसने मुझे इन मूर्तियों में छिपा अर्थ बताया। जो करण सिंह इतना बुद्धिमान था उसे तुमने बंदी बना लिया। क्या यही तुम्हारा न्याय है त्रिभुवन सिंह? राजन, मुझे और लज्जित न करो।
तुम्हारी बातों ने मेरी बंद आंखें खोल दी हैं। आज तक मैं गलती पर था। मैं प्रण करता हूँ कि आज से मैं अपनी सारी बुराइयां त्याग दूंगा। राजन, तुम्हारे मुख से ये शब्द सुनकर मुझे खुशी हुई है और इसी खुशी में मैं तुम्हें अपनी कैद से मुक्त करता हूँ, कहकर नरसिंह देव ने उसकी जंजीरें खोल दी। तब त्रिभुवन सिंह ने नरसिंह देव से कहा, राजन, करण सिंह हीरा था। मैंने उसे पत्थर समझा, यह मेरी भूल थी। क्या आप उस हीरे को पुनः मुझे सौंप सकते हैं? मैं पुनः उसे अपना राजकीय सलाहकार बनाना चाहता हूँ। राजन, अब यह संभव नहीं है। क्यों राजन? क्योंकि करण सिंह के साथ मैं अपनी इकलौती पुत्री कंचन लता का विवाह करके करण सिंह को कंचन प्रदेश का राजकाज सौंपकर अपने दायित्व से मुक्त होना चाहता हूँ। यह तो और भी खुशी की बात है राजन। राजन, हम शीघ्र ही करण सिंह व कंचन लता का विवाह करने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि तब तक आप यहाँ रुककर विवाह में सम्मिलित होकर हमें अनुग्रहित करें। त्रिभुवन सिंह ने नरसिंह देव का निमंत्रण स्वीकार किया। शीघ्र ही करण सिंह व कंचन लता का पाणी ग्रह संस्कार खूब धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। त्रिभुवन सिंह उस विवाह में सम्मिलित हो अपने राज्य वापस लौट आया और अपनी समस्त बुराइयों को त्याग कर वह प्रजा का पालन करने लगा। तो यह थी पवन कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।